मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। अभी आ रहा है साउंड? अभी आ रहा है साउंड? ऑल राइट। ठीक है सर। हाँ जी, तो 5 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अभी कंटिन्यूस रिवीजन में हम लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लिए थे, पिछली क्लास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करे थे। अभी इस क्लास में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेंगे और लास्ट तक आते आते अपना कुछ क्वेश्चंस हम लोग जनरल साइंस के भी कर लेंगे। ठीक है। तो एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, जो भी आपके एग्जाम रेलिवेंट सब्जेक्ट रेलिवेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो सब हम यहाँ पर आपका कवर अप करेंगे। ठीक है सर। चलिए जी, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? कोई रिवर फ्लो करती है, उसमें और कुछ रिवर्स आके मर्ज हो जाती हैं, उनको कहते हैं उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो ओवरऑल वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड करती हैं, ठीक है, ये जो ओवरऑल पूरा एरिया है, ये क्या कहलाता है? रिवर बेसिन। ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका? रिवर बेसिन। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन का मतलब है कौन से रिवर बेसिन में सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। लार्जेस्ट अगर पूछ रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? उस रिवर के वॉल्यूम ऑफ वाटर की, उस वाटर कितना पानी उस रिवर में। ठीक है। लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है तो मतलब रिवर की लेंथ की बात कर रहा है। लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो वो रिवर कितना वाटर होल्ड करती है उसकी बात कर रहा है। तो देखो, लार्जेस्ट में तो कोई डाउट नहीं, लार्जेस्ट रिवर हमारी कौन सी है? गंगा। ठीक है। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। ये मैप में आप देख सकते हो, कुछ गंगा की ट्रिब्यूटरीज मेंशन्ड है। ठीक है। कुछ गंगा की ट्रिब्यूटरीज हम दिखाई हैं, एक बार उसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो इसमें आप देखो, जो इस साइड है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इस साइड है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। घाघरा में आपकी मिलेगी सरयू, राप्ती, ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर इधर यमुना, फिर इधर सोन, पुनपुन, है ना, ये क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर इस रिवर से एक रिवर का हिस्सा अलग भी होता है, हुगली। यहाँ फरक्का बराज है, फरक्का बराज से गंगा का रिवर थोड़ा सा डाइवर्ट भी होता है और वो एक नई रिवर बनता है, हुगली। ठीक है। हुगली रिवर। वॉल्यूम आपसे नहीं पूछेगा तो उतना
फैक्चुअल जाने की जरूरत नहीं है। हुगली रिवर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी। और इस हुगली रिवर में एक रिवर आके मिलती है, उसको कहते हैं दामोदर, उसको कहते हैं दामोदर। और ये जो पूरा इधर हुगली दामोदर वाला एरिया है, ये कहलाता है डायमंड हार्बर, ठीक है, ये कहलाता है डायमंड हार्बर। और ये बांग्लादेश में चली आएगी गंगा, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगा का ओरिजिन सर आपका होता है, गंगा का ओरिजिन आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको देवप्रयाग पे, ठीक है। देवप्रयाग ये पॉइंट है, देवप्रयाग ये पॉइंट है। यहाँ पर दो बड़ी रिवर्स आके मिलेंगी, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर आके मिलेंगी, और इस पॉइंट से एक नई रिवर का जन्म होगा। और उस रिवर को हम क्या कहेंगे? उस रिवर को हम कहेंगे आपका गंगा, ठीक है। उस रिवर को हम क्या कहेंगे? आपका गंगा। साउंड नहीं आ रहा है? हाँ जी, साउंड तो आ रहा है। बाकी लोग बताइए। कम है साउंड? आ तो रहा है साउंड इधर से। अभी कैसा आ रहा है? थोड़ा बड़ा है क्या? आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, ईयरफोन लगा के रखा करिए ना। हाँ, जिनको साउंड नहीं आ रहा है, एक बार बैक जाके फिर से ओपन करिए। फिर से open, ठीक है। जिनको कम लग रहा है वो एक बार क्या करें, बैक जाके फिर से ओपन करिए। अभी ठीक है ना? चलो ठीक है। और कोशिश करा करिए, ईयरफोन लगाया करिए। ईयरफोन से क्या होता है ना, सराउंडिंग का आपका नॉइजी रहता है, तो और बेस्ट आपको क्लास सुनाई देगी ना ड्यूरिंग द क्लास। चलो जी। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि गंगा दो रिवर के ओरिजिन से मिलती, दो रिवर के मर्ज होने से मिलती है, भागीरथी एंड योर अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के मर्ज होने से आपको जो रिवर मिलती है दैट इज योर गंगा। और जहां पर भागीरथी अलकनंदा मर्ज करते हैं वो पॉइंट कहलाता है देवप्रयाग। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख माउंटेन पीक। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी देवप्रयाग पे दो रिवर मिलती हैं, और वो बनती है आपकी गंगा, ठीक है। गंगा की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी इसमें मेंशन है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको जो अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ में भी आपको ये सारे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following longitude is the standard meridian of India? Which of the following longitude is the standard meridian of India? बताइए सर। हाँ जी।
हाँ जी, ये तो सर आसान है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, तो कर स्टैंडर्ड मेरिडियन है सर हमारा। देखो, लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूड पे अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। एक 0 डिग्री वाली लाइन पे हमने फिक्स कर दिया, उसके रेस्पेक्ट में हर एक लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होता है। फिर हमने देखा कि सर इंडिया तो इतने सारे लॉन्गिट्यूड से पास कर रहा है, तो हर एक पोजीशन पे अलग टाइम होगा, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यहाँ राजस्थान में कुछ टाइम चल रहा है, दिल्ली में कुछ टाइम चल रहा है, तो कंफ्यूजन कम हो, इसीलिए हमने क्या करा, पूरी कंट्री का एक सिंगल लॉन्गिट्यूड से टाइम सेट कर दिया। हमने एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया 82.5 डिग्री ईस्ट, और कह दिया कि इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री का टाइम होगा। पूरी कंट्री अपनी क्लॉक सेट कर लेगी 82.5 डिग्री ईस्ट के टाइम से, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और 0.5 डिग्री ही होता है 30 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, इसलिए 0.5 डिग्री कितना होगा, 30 मिनट्स। तो इसीलिए 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास करता है। एक तो सर यूपी तो है ही, यूपी में मिर्जापुर वाला एरिया आपने सुना होगा, मिर्जापुर से ये पास करता है यूपी में। यूपी के बाद आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश है ना, देन छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, और आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। और याद करना है तो ऐसे याद रख सकते हो, मोआ कप, मोआ कप, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, ये वो स्टेट्स हैं जहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो पास करती है, ठीक है। आपको और कुछ बनाना है, आप और कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, जो आपको सूट करे, या ऐसे बना सकते हो, एम ए कूप, ठीक है, ये भी बना सकते हो, इससे बहुत सारे बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से निमोनिक बना के याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला लॉन्गिट्यूड पास करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि आईएसटी वाली जो लाइन है वो कहाँ से पास करती है, तो इन स्टेट से वो पास करती है, ठीक है सर। इज दैट क्लियर। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस receives the highest rainfall in the world। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस receives the highest rainfall in the world। सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम, या फिर गुवाहाटी। इससे आसान सवाल सर क्या मिलेगा, स्टेट भी बता देना। हाँ जी, ये तो सर बिल्कुल मतलब बच्चों वाला सवाल है। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ मिलती है, मौसिनराम। एंड मौसिनराम कहाँ पर मिलेगा, मेघालय, बिल्कुल। ये तो सर आसान था।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर? नॉर्थ इंडिया में समर के दौरान एक लोकल विंड का नाम चलता है, क्या है वो? ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। विंड्स मैंने आपको पढ़ाई है, कितने टाइप की होती हैं। एक होती है प्लैनेटरी विंड्स, एक होती है आपका सीजनल या फिर कह लो पीरियोडिक विंड्स, और एक होती है आपका लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही चलती हो, जैसे नॉर्थ इंडिया में एक लोकल विंड चलती है, तो नॉर्थ इंडिया में चलने वाले लोकल विंड का नाम होता है लू। ठीक है, लोकल नॉर्थ इंडिया में चलने वाली जो विंड है उसका नाम है लू। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is the reason of rainfall during winters in the northwestern part of India? इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी कि ये आपका राजस्थान हो गया, है ना, इधर दिल्ली हो गया, इधर आपका पंजाब हो गया, तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, विंटर्स में यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, विंटर्स में बारिश देखने को मिल जाती है, उसका रीजन क्या होता है? देखो, वैसे तो जब ये अगस्त सितंबर का महीना होता है तो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स आती है। तो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स जो सबसे ज़्यादा हरा भरा करती हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, अंडमान निकोबार, और आपका ये वेस्टर्न घाट, सबसे ज़्यादा ये इधर बारिश करती है ना। तो इधर से विंड घूमते घूमते उत्तराखंड, यूपी, बिहार ये कवर कर लेती है और यहाँ तक विंड्स पहुँच जाती हैं। लेकिन समर में आपका ये जो दिल्ली वाला एरिया है, यहाँ पर बारिश कम हो पाती है। ठीक है, तो समर वाले टाइम में आफ्टर द समर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, क्या कहते हैं, रेनफॉल के लिए। और विंटर्स में जो इस तरह से इधर नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु पे रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विंटर में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो तमिलनाडु के कोस्ट पे रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। लेकिन विंटर में जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और आपका दिल्ली वाला एरिया हो गया, उसके लिए कौन सी रीजन रिस्पॉन्सिबल है? वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर में क्या होता है, वेस्ट साइड से बढ़िया बढ़िया हवा चल के आ रही होती है। विंटर में ये इंडिया के वेस्टर्न साइड से बढ़िया बढ़िया हवा कहाँ से आ रही होती है? मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन डेवलप होता है, वहां मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पर हवा चल के आती है। साइक्लोन को ही हम लोग डिस्टरबेंस भी कह देते हैं। तो वहां से हवा आएगी और यहाँ पर अरावली मिल जाएंगे, उस अरावली से टकरा के ये इधर राजस्थान और आगे आते आते पंजाब और दिल्ली में बारिश कर देती है। ठीक है, तो दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, तो विंटर में बारिश के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है? विंटर में जो आपका मेडिटेरेनियन सी है उसमें साइक्लोन डेवलप होता है, उसकी हवा इंडिया पहुंचती है, तो वो इंडिया के वेस्टर्न साइड से आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है सर, ये क्लियर है? रेनफॉल के लिए तीन मेन रिस्पॉन्सिबल आपका फैक्टर्स है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून समर के बाद, एक विंटर में होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु को इम्पैक्ट करता है, और एक हो गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो रेनफॉल के लिए ये तीन फैक्टर्स ध्यान रखना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। 5 क्वेश्चन हो गए। साउथ वेस्ट मानसून से आपका क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स फायदा उठाते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन फायदा उठाता है, और आपका अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा इनको फायदा होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु को, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पंजाब वाला रीजन हो गया, दिल्ली हो गया, और आपका राजस्थान, ये रीजन फायदा उठाते हैं। ठीक है, इनकी मौज होती है। तो दिल्ली में जो बेवक्त सर्दी में बारिश होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है?
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलार लेक लोकेटेड? इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किस स्टेट में वुलार लेक लोकेटेड है? हाँ जी, किस स्टेट में आपका वुलार लेक लोकेटेड है? बिल्कुल, वुलार लेक इज सिचुएट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा वुलार लेक। क्वेश्चन नंबर 7, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम? नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से, या फिर आपका वेस्टर्न घाट से? द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, या फिर वेस्टर्न घाट्स? बिल्कुल, ये आपका अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अमरकंटक माउंटेन है, यहाँ से, अमरकंटक से एक्चुअली दो रिवर ओरिजिनेट होती है, इधर एक नर्मदा और इधर एक निकल जाती है आपका सोन। ठीक है, और एक नर्मदा। सोन किस में जाके मिल जाती है? सोन मिल जाती है आपका गंगा में, और एक निकल आती है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक से आपका दो नदी निकलती, नर्मदा, एक सोन। नर्मदा एक तरीके से बॉर्डर भी क्रिएट करती है, दो हिस्सों में इंडिया को डिवाइड भी करती है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी डिवाइड करने का काम करती है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 8, mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as Himachal, Purvanchal, Uttaranchal, none of the above. Mountain ranges is in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with the Myanmar are collectively called as, मतलब जो आपको नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, है ना, इधर साइड जो आपको ये नॉर्थ ईस्ट माउंटेन देखने को मिलते हैं, तो उनका नाम पूछ रहा है। उनको क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, उनको अपन कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी है आपका डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, TMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, फिर इधर पटकाई बम, ये नागा हिल्स, है ना, फिर आपको इधर लुशाई हिल्स, और इधर भी यहाँ नागालैंड मणिपुर तक आपका नागा हिल्स एक्सटेंडेड होगा। तो ये सब किसका पार्ट है सर? पूर्वांचल का पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयास का पार्ट है। इसमें ये हिमालयास का पार्ट नहीं है, उसको ध्यान रखना। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो हैं मेघालय की, ये हिमालय की फॉर्मेशन से पहले के माउंटेन्स है, तो ये हिमालय के पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ये और भी पुराने, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाले जो आपके माउंटेन पीक्स हैं, ये आपको मिलेंगे पूर्वांचल में। लार्जेस्ट लेक बोलने से चिलिका लेक बोलेंगे, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज चिलिका लेक। और फ्रेश वाटर में
पोलार लेक, अगर फ्रेश वाटर की बात करता है, क्योंकि चिली का कैसा है, सलाइन वाटर लेक है, सलाइन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following state is not crossed by the tropic of cancer, rajasthan, chhattisgarh, odisha, tripura, which of the following state is not crossed by the tropic of cancer, rajasthan, chhattisgarh, odisha, tripura, बताइए सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा स्टेट पास नहीं करता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। इधर देख सकते हो आप कौन कौन से स्टेट है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी लास्ट क्लास में मैंने, मीराज JCB @GMT। ठीक है, तो मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बी से कहा था, बिहार नहीं होगा, वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। यहाँ पे कुछ बस ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र मत लिख देना और टी से तेलंगाना मत लिख देना, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, तो इधर आपका मीराज JCB @GMT में राजस्थान तो है ही, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, उड़ीसा नहीं है सर। ठीक है, उड़ीसा डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उड़ीसा पास नहीं कर रहा है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। चलो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया विल बेस्ट सुइटेड फॉर समर वेकेशन। उसका इतना मतलब नहीं है, ये सुनो, इफ यू चूज कावाराती टू विजिट, मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कावाराती कहाँ पर लोकेटेड है, कावाराती जो आइलैंड है वो कहाँ पर मिलेगा, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर दीव एंड दमन। तो सवाल सिंपल ये है, कवाराती कहाँ पर लोकेटेड है, पौंडीचेरी, अब तो पुडुचेरी कहते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दमन एंड दीव। हाँ जी, पुडुचेरी लगा रहे हैं कुछ लोग, नहीं सर, कावाराती तो ध्यान होना चाहिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में, इवन कावाराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती। और कुछ और भी फेमस आइलैंड्स हैं, जैसे आपका अमिंडबी आइलैंड्स। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, अमिंडबी आइलैंड्स, ये सब किसका पार्ट है, ये सब लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, एक मिनिकोय आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप में इधर ये अमिंडबी आइलैंड्स है, और ये इधर एक आपका मिनिकोय आइलैंड है। ठीक है, तो ये वर्ड्स मेनली रिलेट करना, कावाराती हो गया, लोकेशन ऐसा नहीं कि मैप में बिल्कुल मार्क करवाएगा आपसे, बस ये नाम रिलेट कर लेना कि लक्षद्वीप से रिलेटेड है, कावाराती, अमिंडबी, मिनिकॉय। ठीक है, तो ये नाम रिलेट रखना, किससे रिलेटेड है, लक्षद्वीप। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप का मैप दे देगा, कहेगा बताओ अमिंडबी कहाँ है, मिनिकॉय कहाँ है ना, उतना नहीं पूछेगा आपसे, तो इसका फायदा उठाओ। बस ये ध्यान रखना कि ये नाम किससे रिलेटेड है सर, ये सब आपका लक्षद्वीप से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन तो पूछ ही चुका है कि लक्षद्वीप कौन से पार्ट ऑफ वाटर में है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, ये किसका पार्ट है, अरेबियन सी का पार्ट है। ठीक है, ऑल राइट सर, यहाँ तक सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए सर।
हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को अभी किस किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपके हिसाब से? अभी मतलब हिस्ट्री ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, पॉलिटी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, किस सब्जेक्ट में मेनली आप प्रॉब्लम क्रिएट फेस कर रहे हो? या फिर जीके में सबसे ज़्यादा आ रही है, या मैथ्स में सबसे ज़्यादा आ रही है, इंग्लिश में आ रही है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को बराबर से लेके चलना है, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में आ रही है तो जनरल साइंस के तो क्वेश्चन हम करेंगे, हिस्ट्री के भी कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के तो अपन कर ही रहे हैं। इको में आ रही है तो टेंशन नहीं है। इको में देखो, आपका क्वेश्चंस मेनली आता ही नहीं है ना, तो आपका जो अभी यूडीसी का एग्जाम होगा उसमें अभी अगर इको में दिक्कत है तो अभी इको को ड्रॉप कर सकते हो। रेयरली सवाल आता है तो एक आध सवाल आता है, रेयरली अगर आया तो, अदरवाइज इको से सवाल नहीं आएगा, ठीक है। और जनरल साइंस के अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पॉलिटी तो हमने चिक्रोजी अभी करा था, ठीक है। पॉलिटी में आप लोग आर्टिकल्स पे ध्यान रखो, है ना, फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट वाला पार्ट अच्छे से कर लो, ठीक है। और जनरल साइंस के लिए हिस्ट्री के तो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं। हिस्ट्री में मेनली अभी जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है ना, सदर्न इंडिया पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। आपके जो नोट्स हैं उसमें सदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, है ना। वो इम्पोर्टेंट है, उस पर सवाल काफी बन रहे हैं। अदरवाइज इम्पोर्टेंट तो वैसे मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा होता है। जनरल साइंस में फिजिक्स में अगर दिक्कत है तो फिजिक्स में जो एसआई यूनिट वाला पार्ट है तो वो अच्छे से करके जाना, एसआई यूनिट के सवाल ज्यादा बनते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया है ना। और उसके अलावा मैथ्स में है, तो मैथ्स के लिए तो वही है, प्रैक्टिस है सर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, मैथ्स के लिए वही एक तरीका है। और इंग्लिश में भी वही है। इंग्लिश में आप बेसिक से स्टार्ट करो, है ना। इंग्लिश में रैंडमली मत पढ़ो, नाउन से स्टार्ट करो चीज़ें, ठीक है। तो वन बाय वन आप उसको कर सकते हो। चलो जी। और करंट अफेयर्स में तो देखो आपका, मेन अगर बात करूँ तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती, बोरिंग बहुत लगता है। हकीकत तो देखो ये है ना, रिवीजन में उसमें दिक्कत होती। तो करंट अफेयर्स का तरीका तो यही है, एक एक चीज़ को 3 से 4 बार आप रिवाइज करो, ठीक है, एक एक टॉपिक को। जैसे आज पढ़ लिया, फिर अगले दिन फिर उसको एक बार रिवाइज कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लिया। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट होता है करंट अफेयर्स के लिए। बट अभी आपके पास टाइम कम है, तो अभी तो ये है अभी, लेकिन फ़ायदा ये भी है कि आप अगर एक दो बार उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक तो उसको याद नहीं रखना है, आपको जस्ट 30 जुलाई को एग्ज़ाम जाके दे देना है। तो अभी कम से कम 2 से 3 बार एक एक टॉपिक का रिवीजन कर लो। करंट अफेयर्स में एक बार पढ़ लो उसको, फिर अगले दिन फिर दोबारा से एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसके अगले दिन फिर एक बार रिवाइज कर लो। हर बार रिवीजन में टाइम कम लगना चाहिए, जैसे अगर आज 1 घंटा लग रहा है तो कल हाफ आवर में हो जाना चाहिए, अगले दिन 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का एक ही सॉल्यूशन है, बार बार पढ़ो, ठीक है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज करंट अफेयर्स हमेशा परेशान करेगा, ठीक है। उसका यही तरीका होता है, एक ही चीज़ को जब आप बार बार पढ़ोगे तो वो दिमाग में बैठती है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की खास बात ये है, एक बार अगर बैठ गया ना दिमाग में तो लगभग ऐसा तो है नहीं, दुनिया बिल्कुल बदल जाती है कुछ महीनों में। तो चीज़ें रिलेट होती रहती हैं एक दूसरे से, है ना। तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं अगर एक दो बार आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया। और आपका जो वो पूरी तैयारी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से एक सवाल करना कि आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, क्या उनका आपने रिवीजन पूरा करा है? आपने मान लो, देखो अगर टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो फिर डाउट आते ही हैं, लेकिन आपने टॉपिक पढ़ा है उसके बाद भी उस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने दिल पे हाथ रखना, आंखें बंद करना और अपने आप से पूछना क्या आपने वाकई में उस टॉपिक का रिवीजन करा था। क्योंकि सबसे मेन रीजन सब टॉपिक में दिक्कत होने का यही होता है कि हम रिवीजन में लैग करते हैं। और हमने शुरू से एंड तक यही कहा है कि रिवीजन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे, रिवीजन छोड़ते चले आएंगे तो एंड टाइम पे वो आपके लिए फिर वो पाइल अप हो जाएगा, फिर वो परेशान करेगा, ठीक है। जो सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं होते उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो रिवीजन अच्छे से करते हैं, क्लास सब अटेंड करते हैं, पढ़ाई सब अच्छे से करते हैं, लेकिन रिवीजन सब नहीं करते, ठीक है। तो रिवीजन ही है जो आपको बाकियों से अलग करता है।
इम्पॉर्टेंट डेज याद रखने का एज सच कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेज इसीलिए हम अलग से ज़्यादा प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज करंट अफेयर्स के साथ ही कवर करा देते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेज का ऐसा कोई अलग से तरीका नहीं, बस वही है, बार 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 आप रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ लिमिटेड होते तो चलो करा भी दिए हैं, वो कुछ भी पूछ लेता है, तो वो करंट अफेयर्स के साथ करो आप तो ज़्यादा बेहतर है। चलो, इंग्लिश का भी वही मैंने बताया, आप बेसिक से नाउन से स्टार्ट करिए और जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर करिए। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद द इंडिया? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान एंड नेपाल। कौन सा सर हमारा पड़ोसी नहीं है? हाँ जी सर, निम्न में से कौन सा हमारा पड़ोसी नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा पड़ोसी नहीं है हमारा? बिल्कुल सर, ताजिकिस्तान नहीं है सर, ताजिकिस्तान नहीं है। इधर देखो, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है, और म्यांमार है। ये तो लैंड बॉर्डर से कनेक्ट है। फिर इधर मालदीव और श्रीलंका वाटर से कनेक्ट है। तो ये सब हमारे कौन है? पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी कौन नहीं है सर? ताजिकिस्तान नहीं है। अच्छा, कोई ताजिकिस्तान की कैपिटल बता सकता है मेरे को? हाँ जी सर, ताजिकिस्तान की क्या आप कैपिटल बता सकते हैं? ताजिकिस्तान की कैपिटल बता सकते हैं? दुश दुश करके था, दुशानबे, ठीक है। दुश याद आ रहा, चलो दुश भी याद आ गया तो एग्जाम में तो कराओगे, ठीक है। दुश भी याद है तो एग्जाम में तो कराओगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, तब याद है तो हो जाएगा। तो ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पर्पज ही यही होता है। वो देखो, आप लोग जो भी नौकरी करने जा रहे हो है ना, उन सब में ये सब काम नहीं आएगा ना। कि मतलब आप एक मान लो यूडीसी क्लर्क की पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, तो वहां पर आपको क्या मतलब है कि हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे चल रहे हैं ना। वो सारे क्वेश्चन पूछने का पर्पज यही होता है, वो ये देखना चाहते हैं आप चीजों को कितना रिटेन कर पाते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का पर्पज ही होता है कि आपकी रिटेनिंग पावर कितनी है। कि आपने किसी भी चीज को पढ़ा और आपको क्वेश्चन मिला, चार ऑप्शन दिए, तो चार ऑप्शन की मदद से आप उसको याद रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो रिटेनिंग पावर कैसी है आपकी, बस यही चेक करता है ये एग्जाम, ठीक है। ताकि कल आप ये स्किल आपकी अगर चेक हो जाएगी तो कल आप ऑफिस में जाते हो, सरकार के लिए काम करते हो, तो सरकार ने कुछ कहा तो ऐसा नहीं ओ मैं तो भूल गया, है ना, वो चीज ना हो। इस वजह से चेक करी जाती है आपकी, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पर्पज ही यही है, आपकी रिटेनिंग पावर चेक करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 11 हो गया ना, 12 पे आते हैं। वेयर डज द पाल्क स्ट्रेट लाइज? पाल्क स्ट्रेट तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। ये बता सकते हैं वेयर डज द पाल्क स्ट्रेट लाइज? श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, या बोथ ए एंड बी? वेयर डज द पाल्क स्ट्रेट लाइज? बिल्कुल सर, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो वाटर बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। इंडिया
और श्रीलंका के बीच ये जो वाटर पैसेज है इसे हम क्या कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट। अच्छा, एक वाटर बॉडी और होती है यहाँ पर, ये वाली जो वाटर बॉडी है इसका भी नाम ध्यान रख लेना, शायद कल कभी आपसे पूछ ले, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये वाली जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। और इसका बॉर्डर किससे लगता है, तमिलनाडु से लगता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क भी है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क नाम से। ठीक है, तो ये लोकेशन ध्यान रखना, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को कनेक्ट करता है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहा है, और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नैरो वाटर पैसेज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ तक आपका ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ से स्टार्ट हो गया सर आपका गुप्ता एम्पायर। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया आपका वो सॉरी हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 13, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन इन द 5th सेंचुरी ईडी। ठीक है, 200 ईडी के करीब आपका गुप्ता एम्पायर बनता है, और 400 ईडी तक आते आते गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करने लगता है। तो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या है, चार ऑप्शन में से बताना है। हाँ जी, आपका जब अभी देखो ये यूडीसी का एग्जाम है तो उसके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जब आपका ये एलडीसी और कांस्टेबल एमटीएस का एग्जाम आएगा वो सितंबर में है, तो उससे पहले भी हम लोग इस तरह का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं सोचना कि रिवीजन में ही पढ़ लेंगे, अभी छोड़ो। ठीक है, हाँ जी, गुप्ता क्यों चले गए सर, गुप्ता जी क्यों चले गए, चालुक्य ने भगाया, ग्रीक ने परेशान किया, या हुन ने इन्वेड किया, या पल्लव आ जाते थे बार बार, गुप्ता जी क्यों गए बताइए। हाँ, तो गुप्ता एम्पायर में आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसके जो फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त का भी नाम आता है। बाकी मेन जो बड़े राजा थे उनमें चंद्रगुप्त वन का नाम आता है, चंद्रगुप्त वन, देन आपका बिंदुसारा, देन आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, देन आपका कुमारगुप्त, देन आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त को माना जाता है लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। स्कंदगुप्त को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था ये हंस ने। ठीक है, और खास तौर से इनकी एक वैरायटी थी व्हाइट हंस। ठीक है, व्हाइट हंस का इन्वेजन था, इसको काफी हद तक स्कंदगुप्त ने रोक के रखा। लेकिन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के जाने के बाद फिर एम्पायर इतना मजबूत नहीं रह गया कि हन इन्वेजन्स को झेल पाए। तो हन इन्वेजन एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बना था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने का। स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए वो इतना ताकतवर नहीं थे, स्कंदगुप्त तो जैसे जैसे झेल ले गया, लेकिन उससे इनके खर्चे पे खजाने पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट नोन रूलर जो है आपका क्या कहते हैं गुप्ता एम्पायर के, वो हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद कौन राजा बना क्या बना उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो उतने बड़े राजा नहीं रह गए। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बाद एम्पायर डिक्लाइन करने लगा, और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था हन इन्वेजन। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन वाज द सेकंड मोस्ट मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन एंड disappearance ऑफ द Gupta. The invasion of the barbaric tribe Pushyamitra was not the decisive. A few more important invasion was that of the White Huns after settling in the Oxus Valley invaded India. ठीक है, तो हंस का इन्वेजन was the one of the biggest reason। चलो, बिंदुसारा का नाम लिया तो मैंने, चंद्रगुप्त वन, सॉरी 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 सॉरी, बिंदुसारा नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। हाँ, ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त टू, देन कुमारगुप्त। ठीक है, हाँ, बिंदुसारा नहीं है।
रिया रानी से कोई बात नहीं करेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। whose achievements are recorded in the Allahabad pillar inscription? Whose achievements are recorded in the Allahabad pillar inscription? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये भी आई थिंक हाँ मिनरल गार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था, फॉरेस्ट मिनरल गार्ड में क्वेश्चन आया था। whose achievements are recorded in the Allahabad pillar inscription? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। ऑलराइट, तो किसकी अचीवमेंट रिकॉर्ड की गई है? समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स रिकॉर्ड की गई। ठीक है, समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। पहले होता क्या था, देखो पहले ऐसा तो नहीं था कि ट्विटर होता था या फिर मतलब स्टोरी लगा दी कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, या फिर बैनर्स लगवा दिए, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होते थे, पत्थर होते थे, पत्थर पे लिखवा दिया जाता था। अब देखो वो लोग पत्ते पे लिखवाते तो पत्ते तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में कौन टिकेगा? पत्थर टिकेगा, स्टोन टिकेगा। तो पत्थर के जो पिलर्स होते थे उस पे उस टाइम के राजा अपने बारे में डिटेल्स लिखवा देते थे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको पता चले कि एक ऐसा राजा हुआ करता था। जैसे अशोका ने आपके कई जगह पर पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाए और धम्मा की पॉलिसी लिखवाई, अपने बारे में बताया। ठीक है, माई नेम इज अशोका, आई बिलोंग टू दिस, आई हैव क्वालिफाइड इन दिस एग्जाम, है ना, जो भी डिटेल थी अशोका ने अपना बताया। तो जो भी राजा थे पत्थर पे अपने बारे में लिखवा के जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग मतलब जो इलाहाबाद वाला रीजन है उसको प्रयाग कहते हैं, अब उसका नाम भी प्रयागराज हो गया है। और प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, ठीक है, प्रेज। तो यहाँ पर आपका एक अशोका का स्तंभ भी है जहां पर अशोका के बारे में भी लिखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अशोका ने लिखवाया था इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में। ठीक है, फिर इसको है तो अशोका स्तंभ, लेकिन चार डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अशोका ने तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त की तारीफ किसने लिखवाई? वो लिखवाई उनके जो कोर्ट पोइट थे, उनके दरबारी जो थे, हरिसेन, हरिसेन ने लिखवाया। ठीक है, किसकी तारीफें लिखवाई? समुद्रगुप्त की तारीफें लिखवाई। ठीक है, और वो कौन सी भाषा में है, कौन सी स्क्रिप्ट है? संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें समुद्रगुप्त की जो बाउंड्रीज थी, कहाँ से कहाँ तक थी, वो डिटेल्स लिखी है, और क्या क्या जीता समुद्रगुप्त ने, ये सारी जानकारी इस क्लियर इंस्क्रिप्शन से आज के टाइम में हमको मिलती है। ठीक है, नहीं ये जो पिलर है ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, महरौली वाला अलग है, वो आयरन पिलर है। ठीक है, ये इलाहाबाद में अलग पिलर है। ठीक है सर, चलो तो ये ध्यान रखना कि सवाल आता है तो डायरेक्ट यही आता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है। ध्यान रखना, इट इज रिलेटेड विद समुद्रगुप्त। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद समुद्रगुप्त। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं तो बताइए। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Question number 15. Who was the first Gupta ruler who assumed the title of Maharaja Dhiraj? पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने टाइटल अज्यूम किया महाराजा धीराज। हाँ जी, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? आंसर बताइए। देखो मौर्य जब डिक्लाइन कर गए थे ना, मौर्यास के जाने के बाद एम्पायर वीक हो गया था। सुंगा आए, कंदवा आए, बट बेसिकली एम्पायर वीक हो गया था, है ना। तो उसमें आपको एक तो ग्रीक्स पावरफुल बन गए, कुशांस पावरफुल हो गए थे। नॉर्थ में ग्रीक्स आ गए थे, उनको इंडो ग्रीक्स भी कहते थे क्योंकि वो इंडिया में आके सेटल हो गए थे, तो इंडो ग्रीक्स पावर में आ गए थे ना। तो उसमें कुशांस पावर में चल रहे थे।
साउथ इंडिया में देखोगे तो सतवाहनास पावर में आ गए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। तो कुशांस के ही फ्यूडेटरीज से गुप्ता, ठीक है, कुशांस के ही जो फ्यूडेटरीज थे वो कौन थे? गुप्ताज। फ्यूडेटरीज का मतलब क्या है? फ्यूडेटरीज का मतलब ये है कि ये मान लो टेरिटरी कुशान की है, तो कुशान ने क्या करा कि जैसे मान लो ये हिस्सा किसी गुप्ता राजा, किसी गुप्ता फैमिली को दे दिया और उनसे कहा कि इधर का जो भी टैक्स है वो आप कलेक्ट करके हम तक पहुंचाओगे। तो इसी तरह के जो फ्यूडेटरी थे वो कौन थे? गुप्ता थे। एक एक एरिया के फ्यूडेटरी कौन थे? गुप्ता थे, गुप्ता फैमिली थी। आपके श्री गुप्त थे, ठीक है। तो श्री गुप्त ने क्या करा, अब पहले एक एरिया कुषाण के कंट्रोल से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा हम आजाद है, हम कुषाण को कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। फिर करते करते धीरे धीरे और जो जो फ्यूडेटरी सिंह कुषाण के कंट्रोल में, धीरे धीरे वो उसे भी अपने कंट्रोल में करते गए। पहले तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इतनी टेरिटरी के राजा हैं, फिर धीरे धीरे वो कहने लगे नहीं हम इसके भी राजा हैं, हम इसके भी राजा हैं, ठीक है। यानी यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो राजा था, यहाँ के जो फ्यूडेटरीज थे उनसे कहा कि तुम कुषाण को टैक्स अब नहीं दोगे। तुम किसको टैक्स दोगे? तुम डायरेक्ट टैक्स हमें दोगे, यानी तुम्हारे राजा भी कौन है? हम हैं। और ये चीज बढ़ते 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 जब इतनी बढ़ गई कि कुशांस को पावर से हटा दिया, कुशांस बिल्कुल साइड हो गए और कुशांस के अंदर जितनी भी फ्यूडेटरीज थी, फ्यूडेटरीज के जो जो भी राजा थे, अब वो किसके अंडर आ गए? अब वो अंडर आ गए चंद्रगुप्त वन के। श्रीगुप्त चले गए, उनके डिसेंडेंट आ गए चंद्रगुप्त वन। अब पावर में है चंद्रगुप्त वन। और चंद्रगुप्त वन राजाओं के राजा हैं, ठीक है। यानी हर फ्यूडेटरी का अपना एक अलग राजा है और ये सारी फ्यूडेटरीज अब किसको रिपोर्ट करेंगी? चंद्रगुप्त वन को रिपोर्ट करेंगी। यानी चंद्रगुप्त वन क्या बन गए सर? राजाओं के राजा। और उसी को कहते हैं महाराजा धीराज, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? महाराजा धीराज, यानी राजाओं के राजा। तो इसीलिए जो महाराजा धीराज का टाइटल है वो किसने अज्यूम किया? वो क्या? चंद्रगुप्त वन ने। क्योंकि चंद्रगुप्त वन क्या बन गए सर? सारे फ्यूडेटरीज के राजा। फ्यूडेटरीज भी अपने आप में, हर एक फ्यूडेटरी अपने आप में एक राजा रख रही थी और उन राजाओं के भी जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त वन, ठीक है। तो श्रीगुप्त को भी आप कह सकते हो, कई किताबों में चंद्रगुप्त वन को भी मानते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिबेट चलती रहती है, ठीक है। लेकिन श्रीगुप्त के टाइम से ये इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के टाइम से गुप्ता एरा स्टार्ट होता है। उन्होंने टाइटल अज्यूम किया महाराजा धीराज, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की। फिर उनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त। बाप इस्टेब्लिश करता है, बेटा एक्सपेंड करता है। समुद्रगुप्त आएंगे, एक्सपैंड कर देंगे। एक वी ए स्मिथ हिस्टोरियन है, उसने नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा है समुद्रगुप्त को। इतना बड़ा गधा है, नेपोलियन कब बाद में आया और समुद्रगुप्त पहले आया। तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहना चाहिए, वो समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर करता है, ठीक है। दैट इज नॉट अ फेयर थिंग। ईरान इंस्क्रिप्शन में उनके कैंपेन्स मेंशन्ड है। आफ्टर समुद्रगुप्त कौन आए? चंद्रगुप्त टू आए, ठीक है। चंद्रगुप्त टू को टाइटल मिला विक्रमादित्य का। फिर आए कुमार गुप्त आए। कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त टू, इनके टाइम में आप देखोगे ये जो नवरत्न थे, नवरत्न का मतलब अब इनके टाइम में आर्ट एंड लिटरेचर प्रॉस्पर करेगी। चंद्रगुप्त टू के टाइम में चीजें स्टेब्लिश हो जाएंगी और आर्ट एंड लिटरेचर बहुत तेजी से प्रॉस्पर करेगी। इसीलिए हिस्ट्री में गुप्ता एज को हम लोग क्या मानते हैं? गोल्डन एज भी मानते हैं, ठीक है। गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम इंडिया में आर्ट एंड लिटरेचर प्रॉस्पर करेगी। स्कंद गुप्त आएंगे, वो वैष्णवाइट थे, कुमार गुप्त के बेटे थे और हुनास से वो फाइट करेंगे। और लास्ट नोन रूलर गुप्तास का कौन कहा जाता है? विष्णुगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। तो 400 एडी तक आते आते ये लोग डिक्लाइन करने लगेंगे और 500 एडी तक तो ये गायब ही हो जाएंगे, ठीक है सर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रिगार्डिंग गुप्ता रूलर। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। तो ये सब आपको पीडीएफ अभी मैं प्रोवाइड करूंगा, ये सारी जानकारी पीडीएफ में भी मिल जाएगी। एक बार मैं चाह रहा था आपके पास शॉर्ट में रिवीजन के तौर पर ये चीजें रहे तो हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? निम्न में से कौन सा फॉरेनर वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज देता हूँ, हमारे जो भी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब पे पीडीएफ हम भेज देते हैं। स्टिल अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरा ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, 9990784642, इस पे व्हाट्सएप कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। Who among the following foreigners was the first to visit India? Hyun Sang, Megasthenes, I Ching और फाहाइन? सबसे पहले इनमें से इंडिया कौन आया? फाहाइन आया। तो बताओ फाहाइन किसके टाइम में आया? और जो लोग बोल रहे हैं ह्यून सांग आया, तो बताओ वो किसके टाइम में आया? चलो देख लेते हैं एक बार, पूरी लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन आया, कब आया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीज। इसमें सबसे पुराना कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कब आता है? मेगास्थनीज आएगा सर आपका, मेगास्थनीज 302 बीसी। बाकी सब देखो एडी एडी में आ रहे हैं, ये सब एडी में आ रहे हैं, ये सब एडी में आ रहे हैं, ये सब एडी में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना अपना कौन है? मेगास्थनीज है। सबसे पुराना कौन है? मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में वो आएगा, ठीक है। कब आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आएगा। और वो कहाँ से आता है सर? सेल्यूकस उसे भेजता है। वो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पार्ट था, जो बलूचिस्तान आज का पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहां पर किसका कंट्रोल था? सेल्यूकस नेक्टर का कंट्रोल था, ठीक है। तो उसका एम्बेसडर था मेगास्थनीज। वो किसके एम्पायर में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आता है। और कौन कौन से आए सर ट्रेवलर्स? अब्दुल रज्जाक आए, पर्शियन स्कॉलर थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में जो कृष्ण देव राया टू थे, देव राया टू के टाइम में 1443 एडी में अब्दुल रज्जाक आते हैं, पर्शियन स्कॉलर थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। अल बेरूनी, वैसे पूरा नाम अबू अल रहियान मोहम्मद इब्न अहमद अल बेरूनी ये कहते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट में ध्यान रखना अल बेरूनी, ठीक है। अल बेरूनी ये भी पर्शियन स्कॉलर थे, ठीक है। ये महमूद ऑफ गजनकी के साथ रहते थे, किताब भी लिखी तहकीक हिंद। इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अल बिरूनी किसके साथ आया था? ये आए थे आपका महमूद ऑफ गजनी के साथ, ठीक है। अल मसूदी ये भी अरब ट्रैवलर थे, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो पहली बार फर्स्ट इंग्लिश थे जो इंडिया वो इंडिया में किसी कोर्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। हॉकिंस आपका किसके टाइम में आएंगे? जहांगीर के टाइम में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिश पर्सनल इन द मुगल कोर्ट जहांगीर, जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस। फिर फाहाइन, कुछ लोग बोल रहे थे तो भैया फाहाइन तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था, मेगास्थनीज तो बहुत पहले का आ गया। बर्नियर कब आया था? बर्नियर आया था शाहजहां के टाइम में, ठीक है। फिर आया ह्यून सांग, ह्यून सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। देखो जितने भी चाइनीज नेम दिखे ना, जैसे फा हाइन, ह्यून सांग, तो ये ध्यान रखना ये लोग एंशियंट इंडिया में आए हैं, ठीक है। ब्रिटेन नाम दिखे, अंग्रेजी नाम दिखे तो समझ लेना वो मुगल के टाइम में आए हैं, ठीक है। तो ह्यून सांग और फाहाइन ये सब एंशियंट इंडिया में आए हैं। फाहाइन आएगा चंद्रगुप्त टू के टाइम में, और ह्यून सांग कब आएगा सर आपका? ह्यून सांग आएगा हर्षवर्धन के टाइम में। एच से ह्यून सांग, एच से हर्षवर्धन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फाहाइन, ठीक है, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में आएगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार ये लिस्ट पढ़ लेना, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हमने मेंशन कर दिए। वैसे मोस्टली अगर वो पूछता है तो फाहाइन पूछता है या ह्यून सांग पूछता है, ठीक है, या ह्यून सांग पूछता है। उसके अलावा और भी है सर, इब्न बतूता भी आए थे। इब्न बतूता बगल में जूता, गाना सुना होगा, ठीक है। इब्न बतूता कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। मार्को पोलो कब आए? कटाकिया के टाइम में आए, ठीक है। रुद्रम्मा देवी थी ककाटियस, सदर्न इंडिया में ककाटियस के टाइम में आए। मेगास्थनीज तो अभी मैंने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए। और कौन बचा? निकोलो कॉन्टी बचे, इटालियन थे, देवराया वन के टाइम में आए, ठीक है।
देवराय 1 के टाइम में आए निकोलो कोंटी, और याद करो देवराय 2 के टाइम में कौन आया, अब्दुल रजाक आए, ठीक है। और आपका थॉमस रॉय आए। थॉमस रॉय भी जहांगीर कोर्ट में 1615 में आए थे। 1609 में कौन आया था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। फिर आए थे थॉमस रॉय 1615 में, ठीक है, थॉमस रॉय 1615 में। विलियम हॉकिंस तो बेचारे फेल हो गए थे परमिशन लेने में, बट वो फाइनली थॉमस रॉय के टाइम में परमिशन सेटल हो गई थी, ठीक है। चलो, तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये देख लो, ये देख लो, ये सब मैं पीडीएफ में भेज तो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, ठीक है, ये ले लो, और ये भी ले लो, ठीक है। और ये सब वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। हु इज said हु इज said टू बी responsible फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। ये सदर्न इंडिया में, कर्नाटका से कहने का मतलब है कि सदर्न इंडिया में जो जैनिज्म है वो कौन प्रमोट करने गया था। सदर्न इंडिया में जैनिज्म कौन लेके गया था, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा या फिर महापद्मनंदा। हाँ जी सर, सदर्न इंडिया में जैनिज्म कौन लेके गया, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा या फिर महापद्मनंदा। Who is said to be responsible for the spread of Jainism in Karnataka? तो द रिस्पॉन्सिबल वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य एम्पायर में जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है गद्दी पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य बाद में कहता है यार कुछ नहीं है, सब मोह माया है, अपन तो चले। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, वो जैनिज्म का फॉलोअर था, ठीक है। तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके किधर चला गया, सदर्न इंडिया चला गया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी एक भुखमरी सी आ गई थी नदर्न इंडिया में, और लोगों को लग रहा था कि सब मर जाएंगे, तो जैनिज्म को प्रमोट कौन करेगा, फिर जैनिज्म को लोग पहचानेंगे कैसे, जैनिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग मिलके सदर्न इंडिया जाते हैं, ताकि अगर यहाँ पे लोग मर भी जाएं तो सदर्न इंडिया वाले जो लोग हैं वो जैनिज्म से अवेयर हो जाएं और जैनिज्म प्रमोट हो जाए वहां पर, कि जैनिज्म चलता रहना चाहिए, हम रहे ना रहें, जो जैनिज्म की फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, वो कंटिन्यू रहे। तो यहीं से आपका दो सेक्शन भी डिवाइड हो जाते हैं जैनिज्म में, आपने सुना होगा, एक आपका श्वेतांबर, ठीक है, और एक थे आपके दिगंबर, ठीक है। तो जो लोग आपका क्या कहते हैं, जैनिज्म में मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे, वो कहलाने लगे दिगंबर, ठीक है, क्योंकि वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वो कहते थे दिग है अंबर अपना, मतलब हमको कौन कवर करे हुए है, आसमान कवर करे हुए है, तो उसे हमें कपड़े की जरूरत नहीं है। और जो लोग नॉर्थ इंडिया में ठहर गए वो बन गए श्वेतांबर, वो कहने लगे कि ठीक है एक व्हाइट कलर का कपड़ा हम लोग पहन सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाने लगे श्वेतांबर, और जो सदर्न इंडिया गए थे वो कहलाने लगे दिगंबर। तो यहां से जैनिज्म के दो सेक्शन डेवलप हो गए, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। तो ये कब से शुरू हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बैठा, क्या कहते हैं, बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आप देखोगे क्या कहते हैं, अशोका आ जाएगा, ठीक है। अशोका आपका फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है, ठीक है, फिर वहां से मौर्य एम्पायर में क्या चलेगा, बुद्धिज्म चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18। The Vedas that contains charms and spells to ward off evils and diseases is Rig Ved, Atharvaved, Samved, Yajurved. The Veda that contains charms and spells to ward off evils and diseases is
ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, बताइए। चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। तो उनमें से जो भूत प्रेत से लड़ने वाली भूत प्रेत से जो बचाने वाले मंत्र हैं वो किस में मिलेंगे सर? वो मिलेंगे सर आपको अथर्ववेद में। ठीक है, किस में मिलेंगे? अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। जैनिज्म में परफेक्ट नॉलेज से क्या मतलब है? परफेक्ट नॉलेज यानी एनलाइटनमेंट। जैनिज्म में एनलाइटनमेंट का किसको कहते हैं, यानी ज्ञान प्राप्ति, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है जैनिज्म में? ये पूछ रहा है। निर्वाण, रत्ना, कैवल्य या फिर जिन? हाँ जी, जैनिज्म में जो आपका परफेक्ट नॉलेज है या फिर कह लो ज्ञान की प्राप्ति जिसे कहते हैं, तो वो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी सर? निर्वाण में होगी, रत्ना में होगी, कैवल्य में होगी या फिर आपका जिन में होगी? करेक्ट आंसर इज कैवल्य। ठीक है। तो एनलाइटनमेंट की बात करें, अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें, तो करेक्ट आंसर किस क्या है सर आपका? कैवल्य। कैवल्य वर्ड यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। बिम्बिसारा वाज सक्सीडेड बाय। वापस से सर मगध एम्पायर पे आ गए। वापस से अपन मगध एम्पायर पे आ गए। मगध एम्पायर में अशोका है, अजातशत्रु है, वसुदेव है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बिम्बिसारा वाज सक्सीडेड बाय। ठीक है, मगध एम्पायर में देखो हमने तीन एम्पायर देखे। हर्यंका, ठीक है, शिशुनाग, ठीक है, हर्यंका हो गया, शिशुनाग हो गया, और एक था आपका नंदा डायनेस्टी। ठीक है। तो तीन एम्पायर हमने देखे, हर्यंका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी। तो हरियंका में आपका जो फाउंडर है वो आपका कौन है? आपका बिम्बिसारा है। उसके बाद आप देखोगे कौन बैठेगा? अजात शत्रु आएगा। वाज द सन ऑफ बिम्बिसारा, अपने बाप को मार दिया था किंगडम को रूल करने के लिए अजात शत्रु ने। ठीक है। फिर उसके बाद अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। राजगृह जो कैपिटल थी वहां की, ठीक है, राजगृह कैपिटल थी आपका क्या कहते हैं, हर्यंका डायनेस्टी की, जो मगध एम्पायर का पार्ट था। ठीक है। फिर अजात शत्रु के बाद आएगा अजात शत्रु का बेटा उडैन। उडैन कैपिटल को पहली बार लेके जाएगा राजगृह से पाटलिपुत्र। ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, तो पहली बार कैपिटल कब बनेगा? उदयन के टाइम पे, मगध एम्पायर में उदयन के टाइम पे, हरियंका डायनेस्टी में। ठीक है। फिर आते जाएंगे इनका जो फिर लास्ट रूलर था नागा दासक। नागा दासक को माना जाता है लास्ट रूलर। फिर उसके बाद आपका शिशुनाग आ जाएगा। ठीक है, शिशुनाग का डायनेस्टी शुरू हो जाएगा, हरियंका डायनेस्टी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मगध एम्पायर में हरियंका, हरियंका देन शिशुनाग देन नंदा, फिर ये सब निपट गए।
फिर कौन आ गया आपका? मौर्य। मौर्य। हाँ ये तो है, बिंबिसारा और बिंदुसारा का कंफ्यूजन होता है, तो एम से ध्यान रखना। एम बोले तो मगध एम्पायर, बिंबिसारा किसका पार्ट है? मगध एम्पायर का पार्ट है, ठीक है। बिंदुसारा नहीं है, बिंदु। बिंदु चंदू, ऐसे याद रखना, बिंदु चंदू, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंदू से मतलब चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, ऐसे रिलेट करना। ये वो चंद्रगुप्त के टाइम की बात हो रही है, गुप्तास। बिंदु बोले तो बिंदुसारा, वो सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंदू से रिलेट कर लेना, और अदरवाइज बिंबिसारा को देख सकते हो एम फॉर मगध, ठीक है सर। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, अदरवाइज डाउट होने से प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी सर। थक तो नहीं गए? हाँ सर, एक नींद ले लेते हैं बीच में ना। ऑलराइट, थकना नहीं है अब, मतलब अभी भी थकोगे तो सर कैसे काम चलेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21। Megasthenes was succeeded as ambassador by। मैगस्थनीज के बाद कौन आया था सर? डारियस आया था, डिमिट्रियस आया था, डिमाकोस आया था, या फिलिप आया था? मैगस्थनीज के बाद भी सर कोई आया था, कौन आया था सर? डारियस था, डिमिट्रियस था, डिमाकोस था, फिलिप था। मैगस्थनीज तो आपका चंद्रगुप्त के टाइम में था, चंदू के टाइम में था। फिर अगला रूलर कौन था? बिंदुसारा ना। बिंदुसारा के टाइम में कौन आया था? ये होती है बात, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बिंदुसारा के टाइम में कौन आया था? डिमेट्रियस नहीं था सर, वो था डिमाकोस। डिमाकोस आया था, ठीक है। बिंदुसारा के टाइम में डिमाकोस आया था। कहाँ से आया था सर? ये सब ग्रीक हिस्टोरियंस है ना, मेगास्थनीज, डिमाकोस, और ये आपका क्या नाम है, डिनोसियस, ये सब ग्रीक हिस्टोरियंस से जो मॉडर्न कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डिनोसियस किसके टाइम में आएगा? डिनोसियस आएगा अशोका के टाइम में, ठीक है। तो मैगस्थनीज, डिमाकोस, डिनोसियस। तो डिमाकोस आएगा बिंदुसारा के टाइम में, और डिनोसियस आएगा अशोका के टाइम में, ठीक है। सीरिया के जो राजा थे एंटियोकुस, एंटियोकुस ने उसको भेजा था, ठीक है। कौन भेजा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन आया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलर से क्वेश्चन आना इज अ वेरी फ्रिक्वेंट चीज, तो वो पूछते रहते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स वाज बिंदुसारा इंटरेस्टेड? बिंदुसारा कौन से सेक्ट में इंटरेस्टेड थे? जैसे इनके जो फादर थे, इनके जो वालिद साहब थे, चंद्रगुप्त, चंदू, चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चल सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके जो फादर थे वो किसको फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और इनके जो ग्रैंडसन होंगे अशोका, अशोका सर बुद्धिज्म फॉलो करते थे। फिर सवाल आता है कि सर बिंदुसारा, चंदू के बेटे बिंदु, बिंदु क्या कर रहे हैं? बुद्धिज्म की जैनिज्म? बिंदुसारा एक्चुअल में एक सेक्ट फॉलो कर रहे हैं, जो कहता है, जो है, जिसका नाम है अजीविका, ठीक है। बिंदुसारा एक सेक्ट फॉलो कर रहे हैं जिसे कहते हैं अजीविका। अजीविका इज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है तो वो जैनिज्म का ही सेक्ट। अजीविका इज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है। लेकिन उस सेक्ट का नाम क्या है? वो है अजीविका। फिर बाद में जब अशोका आएंगे वो तो सब चेंज कर देंगे, वो कहेंगे नहीं, आई एम शिफ्टिंग टू बुद्धिज्म, ठीक है। अजीविका वॉज अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 23। द कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इन द केव्स ऑफ।
अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और या फिर कार्ले। कैलाश टेम्पल कहाँ मिलेगा? अजंता केव्स में, एलोरा केव्स में, एलिफेंटा में या फिर कार्ले में? बा, बा मतलब एलोरा। हाँ जी, बा मतलब एलोरा। ऑल राइट, हाँ, करेक्ट आंसर इज एलोरा। तो ये सब कहाँ मिलेगा सर आपको? एलोरा केव्स में मिलेगा। एलोरा केव्स देखो कंपैरेटिवली नहीं है, ठीक है। और एलोरा केव्स ऐसी जगह है जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फेथ के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। हिंदुइज्म के भी मिलेंगे, बुद्धिज्म के भी मिलेंगे, जैनिज्म के भी मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग राजा आता गए, अलग अलग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वहां पर काम करवाते गए, ठीक है। तो जैसे कैलाश टेम्पल है वो भी आपको एलोरा केव्स में देखने को मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय कुटाज आए, है ना, चालुक्याज आए और कालाचुरीज आए, यादवाज आए, उन्होंने पेट्रोनाइज किया, ठीक है। जो हिंदू वाला पार्ट है वो राष्ट्रकूटा और कालाचुरी करवा के गए, जैनिज्म वाला पार्ट यादव डायनेस्टी करवा के गई, ठीक है। तो इसी हिसाब से अलग अलग जो अ, अच्छा, जो बुद्धिस्ट वाला पार्ट था वो भी राष्ट्रकूटास करा के गए, ठीक है। तो अलग अलग रीन में लोग राजा आते गए और उन केव्स पे काम करवाते गए। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये महाराष्ट्र के पास मान लो, ठीक है, महाराष्ट्र के पास एक आइलैंड है, वहां पर ये केव्स आपको देखने को मिल जाती हैं। Question number 24. The word Satyameva Jayate in the state emblem adopted by the government of India have been taken from which Upanishad? ठीक है। सत्यमेव जयते मतलब सच की हमेशा जीत होती है। ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये हमने कौन से उपनिषद से उठाया? ऐतरेय या फिर मुंडका या आध्यात्म या फिर प्रार्थना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो ये आपके मतलब कुछ जीके वैरायटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा सर इसका? बिल्कुल, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका और आपके एग्जामिनर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे इसको दोबारा रिपीट करने में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज मुंडका उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से रिलेटेड है आपका? मुंडका उपनिषद से रिलेटेड है। while coming to the last question of the day, and the question is, who among the following rulers was the first टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? पहला राजा कौन था जिसने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया, जिसने बुद्धिज्म को अपनाया? बुद्धिज्म अपनाने वाला पहला राजा कौन था? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, बिंदुसारा और बिंबिसारा, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बिंबिसारा मगध, हरियंका, बिंदु चंदू मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। हाँ, तो फर्स्ट रूलर टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज अशोका, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अशोका, ठीक है सर। चलो, तो ये थे आज के 25 सवाल, ठीक है। तो अपना एक डेली टारगेट रहता है 25 क्वेश्चन करने का, ठीक है। 25 करके भी हम लोग एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम, जो आपको काफी हद तक रिवाइज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आसपास की चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मैं चाह रहा हूँ वो भी आपकी रिवाइज होती जाए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन है, ठीक है। ये रिवाइज करने का सबसे बेस्ट फॉर्म है। तो इसको आप लोग चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास और भी क्वेश्चंस हो गए हैं ना, आज के टाइम में कंपटीशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी है। तो वो भी अलग अलग आपके पास अलग अलग इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन हो गए, तो जितने क्वेश्चन मिले लगा डालो, ठीक है। ये नहीं करना कि नहीं सर ये मेरा कोचिंग का नहीं, मैं नहीं लगाया, जो मिले लगा डालो, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी अभी ग्रुप में, मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिवाइज और अच्छे से करके आइए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।